चलिए तारीख से छुट्टी होगी 20 से कब तक है? नाउ आपकी कब से है? सर ये तो दिवाली की है 1 नवंबर से 10 सर्कल्स में हम लोगों ने थ्योरम 9.7 कर ली थी। चलो 9.7 के आगे करें। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सैंपल पेपर 1। तो सैंपल पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2x। तो ये 2x, ये 2x और ये 2x। अच्छा, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ x√3 इज इक्वल्स टू √48। बोलो बात सही है? तो तुम क्या ऐसे लिख सकते हो x√3 इज इक्वल्स टू √16 इंटू 3 और 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो क्या ये 4√3 हो जाएगा? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो क्या x की वैल्यू 4 आ जाएगी? अच्छा बताओ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? बोलो दिव्या। √3a² होता है। तो दैट इज इक्वल्स टू √3/4 और ये जो साइड हो यदि x इतना है तो बोलो 2x कितना हुआ? 8। अब सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है तो दैट इज साइड हो गई 8। तो 8 का स्क्वायर कर दें √3/4 इंटू 64। तो इससे इसको कट करो 4 1 is 4 और 16 तो इसका एरिया कितना हो गया? 16√3। तो C इज द करेक्ट आंसर। बस इसी तरीके से कर लो, यही मेथड है। बहुत सारे, एक तो हीरोस फार्मूला भी लगा सकती हो, अब वो परपेंडिकुलर डाल के भी कर सकती हो। सर मैंने इससे कहा था उसमें क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो तो ये इस पे अब दूसरा मेथड देखो। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया इन्होंने और परपेंडिकुलर डालने के बाद बोला कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड आल्सो बाइसेक्ट द साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वही है ना, कॉन्वेक्स आइसोसेलेस में भी ये बाइसेक्ट करती है। तो ये x हो गया, x का मतलब क्या 4 सेंटीमीटर है और ये कितना हुआ 2x। बोलो 2x कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। यदि मैं इसे a b c करूं और इसे m कह दूं, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि bm स्क्वायर और प्लस am स्क्वायर क्या यही ab स्क्वायर है? bm कितना है यहां से देख के बताओ और am स्क्वायर और यहाँ क्या मैं 8 स्क्वायर लिख दूं? तो अब मुझे बताइए am स्क्वायर कितना हुआ? 64 में से 16 जाएगा तो क्या 48 बचेगा? तो 48 का स्क्वायर रूट अभिषेक कितना होता है? 4√3 क्योंकि वहां भी वही लिखा है दैट इज 648। तो 4√3 आया कि नहीं? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चीज अलग कर लो, बाकी फंसा रहने दो। तो क्या आ जाएगा बताइए? 16 इंटू 3 तो 4√3 हो गया। तो ये 4√3 है। अब मुझे बताओ
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस टोटल कितना है बताओ, 8 सेंटीमीटर, तो दैट इज 8 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, 4√3, तो ये 4 आया। तो तुमको नोएल का ये मेथड पसंद आया कि वो मेथड, जो पसंद आया हो अपना यूज कर देना। बोलो, ये भी कर सकते हो, ये ज्यादा छोटा ही नहीं लग रहा है। नहीं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इतना तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नमन कि मान लीजिए ये एक सेगमेंट है आर्क, और इससे इसके सेंटर पर कुछ एंगल है, और इससे यहाँ पे कुछ एंगल है, और यहाँ ऐसे ऐसे भी है, लेकिन फिर भी एक आर्क है, ये आर्क है। अच्छा, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। PQRS बोलो, 30 डिग्री, क्योंकि जो सेंटर पर है और सेगमेंट बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में तो आधा ही होगा, तो दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है, एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल आर इक्वल, क्योंकि इसका तो आधा ही होगा ना ये भी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक आर्क है और एक सर्कल है, तो इन सब से हमने एंगल बना लिया, ये देखो। तो इफ एंगल इज सबटेंडेड, तो इससे चाहे यहां सबटेंड हो, चाहे यहां सबटेंड हो, और चाहे यहां सबटेंड हो जाए, तो क्या ये तीनों एंगल इक्वल होंगे? और वो तीनों एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल के अस्मिता क्या होंगे, हाफ की डबल, बोलो हाफ। तो यानी ये भी थ्योरम हो गई कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। बोलो, बात समझ आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक आर्क है और वो ऐसी आर्क है जो सेमी सर्कल है, तो ऐसी आर्क बोलो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 180 कर रही है, तो ये आर्क बचे हुए सेगमेंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, क्या उसका आधा नहीं करेगी? तो ये कितना हो जाएगा, तो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, तो ये भी एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल या एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये तो सब सेमी सर्कल के द्वारा इस पर है, लेकिन अगर कोई तुमको सिर्फ सेमी सर्कल भी दे दे और यहाँ से कहे कि इसको मिला दो, तो क्या वो 90 डिग्री नहीं होगा? होगा ही। तो किस एंगल इन ए सेमी सर्कल हमेशा वो कितना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो अब हम इसकी बाकी थ्योरम्स देखें, जो ये मैंने बताई हैं ये सब थ्योरम्स हैं। Now that is 9.7 तक हो गया था ना, तो अब 9.8 देखें कि 9.8 थोड़ा मुझे पता नहीं है बुक में कौन सा है, तो या सुहाना मुझे किताब दे दे, और इसी तरह सब पुरानी लिखे बैठे हैं, इनके पास नहीं है ना। कौन सी थ्योरम है? हाँ वही है 9.8 है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। लिखो इस बात को, वही चीज है कि नहीं, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। जरा चेक करो, प्रूफ बहुत आसान है, इससे सेंटर पर एंगल बनाओ, और एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये देखो POQ और PNQ और PNQ, तो अब प्रूफ देखो, ये मुझे बताओ कि
POQ, क्या वो 2 टाइम्स PNQ है? देख लो PNQ होगा कि नहीं? ऐसा थ्योरम किसकी वजह से हुआ है? 9.7। और ये बताओ कि जो POQ है वो क्या 2 टाइम्स PNQ भी है? क्योंकि ये भी तो रिमेनिंग पार्ट में है, तो अब ये भी थ्योरम 9.7 की वजह से है। सो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो कंपेयर कर लो। सो 2 टाइम्स PNQ इज 2 टाइम्स PNQ, तो 2 से 2 कट गया। अब इससे क्या हुआ? दैट इज PNQ is equals to PNQ। देखो देविका प्लीज ज्वाइन। हम इसका भूल ही जाते हैं ये रोज, जल्दी ठीक होके आ जाए। चलो नाउ ओके, अब देखो तो ये चीज प्रूव हो गई है। एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल PNQ हैज प्रूव। और एक कोरोलरी भी है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये कोई थ्योरम नहीं है, लेकिन आप इसको तो प्रूव करना है इसको, किस चीज को एंगल लेना कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही है। मतलब सेम सेगमेंट आपको बस ये याद रखना है कि ऐसा होता है, और ये तो जस्टिफाई हो ही जाता है। अब आगे देखो, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एक कोरोलरी है या अपेंडिक्स बोल दो, जो पिछले थ्योरम से ही आ जाएगी। कोरोलरी इतना बड़ा उसका स्थान नहीं है कि उसको एक नई थ्योरम बोला जाए। कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, जैसे मैंने आपको बताना यहाँ 180 तो 190 हो जाएगा कि नहीं। सो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर पर डबल होगा, है कि नहीं। ये समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, कनिष्का मिश्रा, क्या तुम ये बता सकती हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बताओ, अभिषेक बताओ। सर्कल के अंदर ये ठीक है। सो अ क्वाड्रिलेटरल whose all 4 vertices lie on the circle, तो उसको क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दैट इज चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral whose all 4 vertices lies on circle, जिसकी सारी वर्टिसेस इस पर हो, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब जरा देखो, is called cyclic quadrilateral। इसको ऐसे समझो, ये सर्कल है, इसी पे बस चारों 1
2 3 4। अच्छा एक बात बताओ, ये मान लो यहाँ पर, ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास दिया है। अब एक बात है कि हमारे पास एक ऐसे that is cyclic quadrature. Now इसको थोड़ा सा ऑफ ऐसे करें, ये देखो ऐसे ये देखो यहां से इसको मिलाया ये, और इसको ऐसे मिला दिया। अच्छा इसका नाम है ए बी सी और डी। तो ये देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है क्या? इसकी चारों साइड्स उसी पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ डीओबी, ये एंगल डीओबी है, सही है। तो मुझे ये बता दो कि एंगल डीओबी क्या 2 टाइम्स एंगल डीएबी है? डीएबी। और ये बताओ फिर ये एंगल कौन सा हुआ? ये वाला, ये तो डीओबी है, ये क्या रिफ्लेक्स डीओबी है? तो इसको क्या लिखें? रिफ्लेक्स एंगल डीओबी। तो जब ये एंगल ये लिया तो इसकी तरफ वाला हाफ, और ये लिया तो इसकी तरफ वाला, नहीं समझ आएगा? फिर से समझो। मान लो जैसे कोई कहे कि हमने ये सेगमेंट लिया और कहते ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये तो आसान है कहना कि ये अगर x है तो ये 2x है, सेंटर में डबल होगा, क्योंकि जितना पास आते जाओगे क्या एंगल बढ़ता नहीं जाएगा? तो यहाँ 3x ही हो जाए, दूर जाओगे तो एंगल छोटा, पास आ गए तो बढ़ता जाएगा कि नहीं है? बढ़ता चलेगा। लेकिन कोई तुमसे ये पूछे कि मान लीजिए इधर का एंगल क्या ये 360 डिग्री माइनस 2x है, चेक करो जो बच गया। तो अब जैसे इधर के लिए तुमने उधर वाला लिया, तो इस वाली आर्क के लिए तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल तो यही बचा ना। तुम्हारी थ्योरम तो वही है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड। अब रिमेनिंग तो यही बचा ना। तो अब एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, ये तो बहुत बड़ी आर्क है मेजर, तो इसके द्वारा एंगल क्या रिमेनिंग पोर्शन में यही है, तो इसका डबल ये होगा। अगर तुम ये सब ना भी लिखो, तुम ये कह दो ये y है तो भाई इसे 2y होना चाहिए, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अब भाई बड़ी आर्क लोगे तो रिमेनिंग पार्ट तो छोटा ही बचा, तो उसके लिए यहाँ y है तो इसे 2y नहीं होना चाहिए। तो बोलो 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा? क्या 360 डिग्री? बोलो बात समझ आ गई? ऐसे ही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। जब मैंने DOB लिया तो क्या DOB 2 टाइम्स DAB है? और बोलो रिफ्लेक्स DOB, ये रिफ्लेक्स DOB है इधर वाला, तो वो क्या हुआ? क्या 2 टाइम्स DC भी है कि नहीं? बोलो। तो इसे क्या लिख ले? बोलो 2 टाइम्स DCB। और ये किस वजह से हुआ? जिसे ना समझ में आया हो तो एक बार और पूछ लो, है वैसे आसान, कुछ नहीं, रिमेनिंग पार्ट पे ले रहे हैं। तो इधर लिया तो उसका रिमेनिंग पार्ट इधर है, और इधर वाले का एंगल सेंटर पर लिया, तो उसकी वजह से रिमेनिंग तो इधर ही हुआ कि नहीं? तो दैट इज थ्योरम। अब ये बताओ इन दोनों को जोड़ दो, तो एंगल DOB, फिर से समझो, एंगल DOB टू एंगल DOB, हाँ बोलो, एंगल DOB टू एंगल एंगल DOB नहीं, ये रिफ्लेक्स
जो रिफ्लेक्स डीओबी है वो 2dCV है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल के द्वारा इसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड है ये D है और ये O है और ये B है। तो जो एक्यूट एंगल है उसे रिफ्लेक्स नहीं बोलते हैं, जो बड़ा होता है 180 उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल हुआ। तो एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर कितना हुआ? रिफ्लेक्स डीओबी। और एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अब बताओ डीओबी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में किधर करेगा? तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में ये क्या करेगा बताइए? इस वाले में, इस वाले लेंथ ने तो रिमेनिंग पार्ट को करना था, तो इतनी बड़ी थी कहीं भी मिला दिया। लेकिन बड़े वाले के लिए क्या करोगी? उसे तो यहाँ मिलाना पड़ेगा ना, तो इधर मिलाया हमने। तो बोलो रिफ्लेक्स डीओबी इस डीसीबी नहीं हुआ 2 टाइम्स डीसीबी। भाई इधर वाला इसका डबल और इधर वाला उसका डबल, उससे कोई बड़ा नहीं है, बस वो शेप बदल गया है। अब देखो इधर वाला इसका डबल और उधर वाला है वही चीज नहीं, तो इसलिए ये दोनों को जोड़ दो और वहां क्या जोड़ दो? 2 टाइम्स DAB और प्लस 2 टाइम्स DCB। ये देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अच्छा बताओ एनी एंगल एंड इट्स रिफ्लेक्स एंगल मिलके कितना होता है? एक एंगल और इसका रिफ्लेक्स 360 होता है, और 360 डिग्री और बाई 2 कर दो, तो एंगल DAB प्लस एंगल DCB, ये 180 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ अभिषेक कि DAB प्लस DCB 180 आ गया? तो क्या होगा बोलो? Sum of opposite sides. That is- opposite angles of a cyclic quadrilateral. पूरा बता दिया। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल DAB प्लस DCB 180 होता है हमेशा। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ गए जिसके चारों पॉइंट किसी सर्कल पर हो, अब बोलो क्या उनके अपोजिट एंगल का सम कितना आया? तो इन दोनों का भी 180 आ गया, क्योंकि टोटल मिलके तो 360 होता है। जब आमने सामने का ही मिलके 180 है, तो 180 माइनस का तो बचा कितना? 180। तो जो 2 बच गए उनका भी 180 होगा। या सिमिलरली करके वैसे उनका भी कर सकते हैं। तो क्या थ्योरम होनी चाहिए? थ्योरम 9.7 पढ़ ली, थ्योरम 9। अब 9.9 क्या होनी चाहिए? दैट इज द सम ऑफ, ठीक है। चलो तो अब हम इसमें थ्योरम 9.9 लिखें। मेरे ख्याल से कुछ और थ्योरम है, एक बार देख लो। बट ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि दैट इज अपोजिट एंगल का सम हमने लिख दिया है। चलो ओके, नाउ थ्योरम 9.9। That is, if a line segment, if a joining 2 points subtend equal angles at 2 other points, देखो joining 2 points subtends equal angles at 2 other points। फिर से समझो, इतने का मतलब पहले समझो ये क्या कह रहा है। अभी नहीं लिखे, पहले इतना समझाए तो मेरा वो कह के रहा है, इसका मतलब तो समझो। वो चाइनीज में बोल रहा है कह रहा है कि सीधी बात कि ये देखो लाइन सेगमेंट है ये, और कह रहा है कि वैसे मैं इसको सर्कल बना लूं, दे तो वो लाइन सेगमेंट रहा है, लेकिन मैंने सर्कल बना लिया अपनी सुविधा के लिए।
ये देखो, तो वो कह रहा है यदि एक लाइन सेगमेंट किन्हीं दो पॉइंट्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करता हो तो वे चारों पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। सही कह रहा है। ये एक लाइन सेगमेंट है और अपने ही एक तरफ, अभी हमने एक बनाया नहीं था फिगर कि टू मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में 2 बना लो, 3 बना लो, सब इक्वल इक्वल है, तो क्या वो किसी सर्कल के पार्ट नहीं होंगे? तो इफ अ लाइन सेगमेंट सबटेंड इक्वल एंगल, ठीक है, एट 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट, ये नहीं कि एक इधर तो एक इधर नहीं हो सकता, वो तो अलग अलग एंगल हो जाएंगे। तो क्या लिख रहे हैं आगे बताइए? इक्वल एंगल एट अदर 2 पॉइंट्स, ये दोनों एंगल इक्वल है और वो किधर पड़ रहे हैं? लाइन ऑन, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, लाइंग ऑन सेम साइड, लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, on containing the line segment. And so lying on the same side of the line, that is equal angle at 2 other points lying on same side of the line containing the line segment. ठीक है, सेम साइड ऑफ लाइन, मेरा कहने का मतलब है ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, इसे लाइन बोला जा रहा है। और इस लाइन में क्या है? क्या कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट ऑन सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, वो ये कह रहा है कि लाइन के सेम साइड पर। चलो, तो द 4 पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल, देन 4 पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल। अगर 4 पॉइंट किसी सर्कल पर लाई करते हैं तो उसे कहते हैं कनसाइक्लिक, कनसाइक्लिक। जरा देखो दिव्या, अगर ऐसे दो हो जिनका सेंटर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे सर्कल, बोलो बोलो। कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक अलग चीज होता है, जिसमें कन का मतलब होता है टुगेदर। कन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। जैसे कॉन्ग्रुएंस, दे कैन टुगेदर ओवरलैप। इसी तरीके से कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस, वी सिट टुगेदर, कॉन लग गया तो मतलब टुगेदर। तो कॉन्साइक्लिक, दैट मींस टुगेदर आल्सो। समझ आ गई कि नहीं? कांग्रेस, तो कांग्रेशन, सभी जगह कांग्रेस है, कांग्रीगेट करो, वी सिट टुगेदर। ग्रेशन का मतलब सिटिंग और कॉन का मतलब टुगेदर, सिटिंग, उससे कांग्रेस में। तो समझ में आ गया कौन का मतलब? सो वे एक साइक्लिक है। अब इस चीज को रिपीट करें नोएल। हाँ हाँ सही कह रहे हो। लाइन ऑन सेम साइड ऑफ, हाँ, containing line segment, then are coincide, मतलब लाइन। बोलो एक बार उत्तर से ना। When a line segment joins two points of a circle subtend two equal angles on the same side, the same side containing on same side of line, on same side of line containing, एक लाइन दिखाया कि नहीं? containing the line segment, हाँ, then those four the sides, 4 points, 4 point lies on the circle. ठीक है? 4 That points, coincide. that is coincide। एक बार अरविंद बता दें तो बात समझ जाए। Equal line segment joining the two points segment. सेगमेंट नहीं बोला जा सकता है। अस्मिता,
साइड ऑफ लाइन दिशिता other 2 points. बोलिए इसमें सर्कल नहीं होता है, अभी सर्कल तो कोई नाम ही नहीं है। अभिषेक आप भी बताएं। If a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of line containing the line segment, then the 4 points are consecutive. इतनी बात हो गई, तो एक ही तरफ हो गए चारों। इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है कि दैट इज, अब जरा देखो कि फिर भी मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, प्रूफ आएगा नहीं तब भी आपकी जानकारी के लिए कि एक होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। जैसे कोई कहे रूट टू इरेशनल है तो आप कह दो लेट इट इज नॉट इरेशनल, इट इज रेशनल, तो आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओगे जो गलत हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं विरोधाभास की विधि। तो प्रूफ देखिए कि हमारे पास ये है कि ये 2 पॉइंट हैं और एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, ये देखो। तो हम मान लें कि नहीं, हमारे पास ए बी सी और डी, हम कहेंगे नहीं नहीं सी हमारा लाइन नहीं कर रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन ये तो लाइन नहीं कर रहा। और बल्कि हम कहेंगे कि उसकी जगह हमारा एक दूसरा एंगल है जो कि उसके इक्वल है। चलो देखें, तो इससे मिला है, हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये इसको कहीं कट भी करेगा ई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये चूंकि ज्वाइन है तो इसको ऐसे कर। तो अब ये देखो गिवन क्या है, बोलो गिवन ए बी लाइन सेगमेंट, और क्या है कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। टू प्रूव ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक, ए बी सी डी आर कंसाइक्लिक। अब हमारा प्रूफ ये है, लेट सी डज नॉट लाई ऑन सर्कल, या तो अंदर लाई करता है या बाहर। पहले मैं बाहर का केस ले लूं फिर अंदर का भी ले लूंगा। इट लाइज आउटसाइड, तो ये नहीं लाई कर रहा है। अब जरा देखो, नाउ देन सम पॉइंट ई ऑन इट, इसी पे एक पॉइंट ई भी पड़ेगा कि नहीं? सम पॉइंट ई ऑन ए सी लाइज ऑन सर्कल, लाइज ऑन सर्कल। तो मुझे बताओ कि एंगल ए डी बी क्या एंगल ए ई बी के इक्वल हो जाएगा? क्यों इक्वल हो जाएगा? थ्योरम 9.8 है, 9.8 ही तो है। एंगल दैट इज एंगल ऑन सेम सेगमेंट, जिसे क्या बोला जाता है, ये ना लिखना चाहे तो ये भी अभी पूरी चैप्टर में चलेगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, तो ये भी चलता है क्योंकि थ्योरम तो नहीं याद रहेगी। अब जरा देखो, लेकिन हमको क्या दिया है बताओ, गिवन क्या है, एडीबी किसके इक्वल, यहां से देखो एडीबी तो हमें एसीबी के भी इक्वल दिया है, और इन दोनों को कंपेयर करो, क्या इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? थ्योरम के हिसाब से ये एंगल इसके इक्वल हुआ, बट गिवन के हिसाब से ये इसके इक्वल हुआ, तो ये भी इसके इक्वल, ये तो थ्योरम कहती है और ये इसके इक्वल गिवन कहता है। तो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, आर दे इक्वल टू वन अनदर? तो अब जरा देखिए, दिस इंप्लाइज एंगल ए ई बी
इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अच्छा, अब यहां पर आप देख लें कि एक हमारे पास ट्रायंगल है और उसमें ए ई बी उसका एक्सटीरियर एंगल है। ऐसा देखो जरा, मान लो ये ट्रायंगल है, अब ये और ये ऐसे मिल जाए ये, तो ये मुझे बताओ क्या ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया यहाँ का? तो एक्सटीरियर एंगल इनके और इनके सम के इक्वल होता है। ये देखो, ये ए है और ये क्या है, ए ई बी और ए सी बी। तो बोलो ए ई बी किसके किसके इक्वल है? ACB और AD ये देख लो। तो इस तरीके से बट हम ए ई बी की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? ACB तो इट इज उसी क्या कंटिन्यू कर रहा हूं। ए ई बी किसके किसके इक्वल है? इसके और इसके इक्वल दिखा दूं? एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ई बी सी। ई बी सी और उस साइड क्या लिखा है बताओ? ए सी बी लिखा है। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ ई बी सी ही रहने दो और वो ए सी बी और माइनस ए सी बी, तो क्या ये जीरो हो गया? तो ई बी सी कब जीरो होगा? ई बी सी जीरो तो तभी होगा जब ये गिरते गिरते इसी पे गिर जाए। इसके जीरो होने का और कोई उपाय नहीं है। ये लाइन इसी पे क्या हो जाए, गिरते गिरते क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। दैट मींस सी एंड डी कोइंसाइड करेंगे तभी वो जीरो हो सकता है, और दूर जाएगी तब तो जीरो नहीं होगा ना। तो इसलिए या यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि एज एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल बट हियर दे आर इक्वल, दिस इज कंट्राडिक्शन, सो व्हाटएवर वी हैव अज्यूम्ड इटसेल्फ इज रॉन्ग। यहीं पे भी बोल सकते हो। क्या कभी एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के इक्वल होगा? एक्सटीरियर तो हमेशा बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे भी अनाउंस कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ तक पहुंच जाओ जहां तक पसंद हो। अगर यहीं तक करना चाहो तो लिख दो एक्सटीरियर एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू इंटीरियर एंगल, दिस इज कंट्राडिक्शन, सो व्हाटएवर वी हैव अज्यूम्ड इज रॉन्ग, हेंस सी लाइज आंसर। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे कर दो। ये चीज समझ में आ गई? तो इसके बाद क्या लिख दो? सो सी कोइंसाइड, यानी क्या करें बताइए? सी कोइंसाइड विद डी। डी से कोइंसाइड हो गया, सी क्या हो जाए, उसी पे गिर जाए तभी तो जीरो होगा। तो दैट मीन्स सी कोइंसाइड विद ई, सो सी ऑल्सो लाइज ऑन सर्कल। क्योंकि 3 पॉइंट तो हमने मान लिया, हमने कहा 3 से तो सदैव ही एक सर्कल खींचा जा सकता। क्या तुमने ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं किया 3 पॉइंट से? लेकिन चौथे में तुम्हें डाउट है 4 से कैसे जा सकता है? तुमने कहा नहीं चौथे से नहीं जाएगा, 3 का तो हमें मालूम है, खुद करके देखा है, लेकिन कोई चीज 4 से कैसे जा सकती है? 2 का परपेंडिकुलर। तो तुमने कहा 3 का हम मानते हैं, चौथे का नहीं मानते हैं। लेकिन तुमने देखा कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 एंगल इक्वल हो तो ये मान लेना चाहिए कि वे कंसाइक्लिक है, क्योंकि उसी से डिराइव्ड है। तो क्यों नहीं होगा? उसका कन्वर्स तो हमेशा तुमने सबका ट्रू देखा ही है। तो जब उनके एंगल इक्वल है और उसका उल्टा बोल दिया किसी ने कि एंगल इक्वल है तो सर्कल पर है, तो होगा ही, उसका जस्ट उल्टा ही तो है। यानी पिछले का उल्टा है। पिछले में कहा था एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, अब उल्टा बोल रहा है कि इफ एंगल्स आर इक्वल देन दीज आर कंसाइक्लिक, तो होगा ही। तो अब इससे क्या कर सकते हैं? सो ए बी सी एंड बी लाइज ऑन सर्कल। बात समझ आ गई? अब जरा देखो, स्टेट थ्योरम 9.8, स्टेट थ्योरम 9.9 and prove it, and its corollary। उसके नीचे ही corollary दी है, पढ़ो जरा। दिया है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, वही इसकी corollary है।
सर 9.8 टू इतने करने नहीं बस इतने हाँ